So hello everyone, my name is Abhishek और I welcome you to Go for Agriculture Education YouTube channel. So guys, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फॉडर ट्रीज के बारे में. So फॉडर मतलब क्या होता है? फॉडर मतलब होता है चारा. बेसिकली जो हम अपने लाइव स्टॉक यानी कैटल को जो खाना देते हैं दैट इज कॉल्ड अ फॉडर. ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो फॉडर ट्रीज हैं यानी हम जिन ट्रीज से या फिर जिन हम क्रॉप से फॉडर लेते हैं उन ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं इसमें हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये इन फॉडर का नीड क्या है. क्या सिर्फ लाइफ स्टॉक के फूड में ही नीड है या फिर हम इन फॉडर को या फिर जिस सोर्स से हमें फॉडर मिल रहा है क्या वो ट्रीज या फिर जो प्लांट है क्या हमें और किसी चीज़ में हेल्प करता है. ये सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं. सो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री फॉडर. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है प्रोवाइड्स न्यूट्रिशियस फीड एंड पॉट्स रीच इन प्रोटीन एंड मिनरल्स टू द लाइव स्टॉक. ये तो सबसे बेसिक पॉइंट हो गया. लाइव स्टॉक के लिए हमें मिनरल्स प्रोटीन सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमें फॉडर से. सेकंड है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक फ्यूल. हम एज ए फ्यूल की तरह हम लकड़ी को जलाते भी हैं. एज ए टिम्बर, टिम्बर मीन्स क्या हो गया? वुड्स फॉर बिल्डिंग. ठीक है, बिल्डिंग में हम जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वुड्स का डिफरेंट यूजेस हैं दैट इज अ टिम्बर. फाइबर की तरह यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स. तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हमें फॉडर ट्री से मिल जाता है. तो हमने उनको कैटेगराइज किया है फॉडर ट्रीज में. इट डजंट मीन कि उससे सिर्फ हम फॉडर ले रहे हैं. जैसे मैंने बोला कि उनकी लकड़ियों को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, टिम्बर की तरह यूज़ कर लेते हैं, फाइबर मिलता है, मेडिसिन मिलता है, मतलब उनके डिफरेंट पार्ट्स से. तो ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंस हो गया. थर्ड है सोर्स फॉर ऑर्गेनिक मैटर. ऑब्वियस है मास है तो ऑर्गेनिक मैटर होगा वहाँ पे. इंक्रीज सॉइल नाइट्रोजन. सॉइल नाइट्रोजन बढ़ाने में हेल्प करते हैं. सॉइल के स्ट्रक्चर को वो मॉडिफाई करते हैं और अच्छा बनाते हैं. ठीक है, और अगर हम इन फॉडर ट्रीज के बारे में बात करते हैं तो ये एज अ फेंस यूज़ किया जाता है. हेज मेकिंग में हेल्प करता है. ठीक है, फेंस मतलब क्या हो गया? बाउंड्री बनाने में. ठीक है, हेजिंग करने में हमें हेल्प करता है. विंड ब्रेक्स यानी जो अगर हम बात करते हैं बीच में लेट्स सपोज आपका कोई एक लैंड एरिया है जहाँ पे आप क्रॉप लगाते हो. ठीक है, उसके हम चारों तरफ क्या कर सकते हैं? हम एज अ विंड ब्रेक यानी बड़े बड़े फॉडर ट्रीज लगा सकते हैं ताकि जो तेज हवाएं हैं हमारे क्रॉप्स को डैमेज ना करें. तो एज अ विंड ब्रेक भी हम इनको यूज़ करते हैं. साथ साथ अगर हम बात करें तो ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है. कंजर्व सॉइल मॉइस्चर. ये सॉइल मॉइस्चर अगर वहाँ पे ट्री नहीं होता तो वहाँ के मॉइस्चर जो सॉइल का जो मॉइस्चर था वो क्या हो जाता? इवेपोरेट हो जाता. लेकिन जो शेडेड एरिया होता है ट्री के अंदर में वहाँ पे मॉइस्चर कंजर्व रहता है. तो इससे ये भी फ़ायदा है. प्रोवाइड शेड फॉर दी शेड लिविंग प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जिनको सिर्फ मतलब बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए उनको भी क्या कर रहा है? प्रोवाइड यानी छाँव प्रोवाइड कर रहा है, शेड प्रोवाइड कर रहा है. ये किसका अलग इंपॉर्टेंस है. एंड द लास्ट वन इज द इंक्रीज द यील्ड एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्रासेस. फॉडर ट्रीज के होने के वजह से वो क्वालिटी ऑफ ग्रास और यील्ड जो है ग्रास का उसको इम्प्रूव करता है. तो बेसिकली फॉडर ट्रीज के एग्जांपल्स क्या हैं? तो मोस्टली आप देखोगे अकेसिया स्पीसीज जितनी हैं वो आते हैं हमारे फॉडर ट्रीज के अंदर में. ठीक है, जैसे अगाथी लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है. वन साइड पे हमने लिखा है बोटानिकल नेम्स और सामने उसके लिखे हुए हैं कॉमन नेम्स. तो मैं आप सारे तो नहीं पढ़ने वाला हूँ. मोस्टली आपको ये टेबल तो मिल ही जाएगा. आपको ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. सो मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ. जैसे अकेसिया स्पीसीज मैंने बोला तो अकेसिया जो है अकेसिया जैसे कटेचू बोलते हैं. ठीक है, तो ये एक बोटानिकल नेम है इसका. ठीक है, करुंगली. ठीक है, करुंगली इसका कॉमन नेम होता है. उसी तरीके से अकेसिया निलोटिका हो गया. ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो आप यहाँ देखो दलबर्चिया का आपने नाम सुना होगा, सीसो का पेड़. ठीक है, दलबर्चिया सीसो जिसको कॉमन नेम में हम क्या कहते हैं? सीसो का पेड़ कहते हैं. ऑर्चिड्स हो गए. ठीक है, तो बहुत सारे आपके जो क्रॉप्स हैं या फिर कह सकते हैं ट्रीज हैं जिनका हम एज अ यूज़ फॉडर की तरह करते हैं, लाइव स्टॉक को फीड करने में करते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको टेबल दिया हुआ है. आप यहाँ से उनके कॉमन नेम्स और बोटानिकल नेम्स भी आप याद कर सकते हैं. सो ये तो इसका बेसिक हो गया इंपॉर्टेंस और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं आपके फॉडर ट्रीज के वो हमने कवर कर लिया है. अब आते हैं फॉडर प्रिजर्वेशन एंड हे सिलेज मेकिंग पे. ठीक है, तो सबसे पहले हे क्या होता है? तो हे क्या है? हे रेफर्स टू द सीरियल्स, ग्रासेस, लेग्यूम्स दैट आर हार्वेस्टेड एट एप्रोप्रिएट स्टेज, ड्राइड एंड स्टोर्ड. ठीक है, तो हे बेसिकली क्या है? सीरियल, ग्रासेस और लेग्यूम्स से हमें मिलता है जिनको प्रॉपर एक एप्रोप्रिएट स्टेज पे हम क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं. लेट्स सपोज हमने बहुत ही डिले कर दिया तो वो फिर हम मतलब किसी क्रॉप को हमने बहुत ही डिले हार्वेस्ट किया है तो वो हमारा प्रॉपर जो है वो हे नहीं बन पाएगा. हम उसको एज अ लाइफ स्टॉक के लिए नहीं यूज़ कर पाएंगे. उसका जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी या फिर बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएंगी. तो इसमें क्या होता है? हे बेसिकली क्या है? आप जो राइट साइड में अभी इमेज देख रहे हो दैट इज कॉल्ड अ हे.
ठीक है। तो हे क्या होता है, हे को हमें निकालने के लिए एक एप्रोप्रिएट स्टेज है, हार्वेस्ट जो है एप्रोप्रिएट स्टेज पे करना होता है, उसको फिर हम ड्राई करते हैं और स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हे क्या है, इट इज़ ए कम्प्लीटली ड्राई फॉर्म ऑफ फीड फॉर दी लाइफ स्टॉक। मतलब हम फीड करते हैं लाइफ स्टॉक को इन द ड्राई फॉर्म, मतलब हे जो है वो कम्प्लीटली ड्राई फॉर्म में होता है। तो अगर हम बात करें कि हाई क्वालिटी हे का कलर कैसा होगा, तो हाई क्वालिटी हे जो है दैट इज लाइट ग्रे इन कलर, वो लीफी होगा, प्लीएबल होगा। प्लीएबल का मतलब क्या, वो लचीला होना चाहिए। ठीक है, फ्री फ्रॉम मस्टीनेस। मस्टीनेस कहने का मतलब है, आपने मस्ट का नाम सुना होगा, जैसे रस्ट होता है वैसे ही मस्ट होता है। मस्ट मतलब भी आप समझो एक तरीके से फंगस, कोई भी फंगस नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, इजी मोड ऑफ स्टोरिंग सीजनल एक्सेस, कहने का मतलब है ओनली वन, सिंपल सा बात है कि इजी वे फॉर स्टोरिंग, उसका जो स्टोरेज है वो प्रॉपरली हम कर पाएँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीजनल डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए वो। ठीक है, नेक्स्ट है वन वे फॉर फार्म बाई प्रोडक्ट्स। ये एज ए कहने का मतलब क्या है, ये एज ए फार्म का बाई प्रोडक्ट ही है। जो हम हे निकाल रहे हैं दैट इज हमने सीरियल कलेक्ट कर लिया और ऐसे हमें बाई प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, हे मिल जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल टू रिड्यूस वाटर कंटेंट, कहने का मतलब है हे जो है उसको, अगर हमें कोई भी क्रॉप से हे बनाना है, बेसिकली उसका मेन प्रिंसिपल क्या है, हमें उसमें वाटर कंटेंट कम करना है। सो आपको अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है हे में क्या वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर जो है ज़्यादा होता है, नहीं, इट इज़ कम्प्लीटली हम कह सकते हैं लाइट ग्रे इन कलर और वाटर कंटेंट उनका सबसे कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो अब हम हे किन किन क्रॉप से बनाते हैं, तो बेसिकली लेग्यूम क्रॉप्स, नॉन लेग्यूम्स क्रॉप्स एंड मिक्स हे होना चाहिए, यहाँ पे आपको एच होगा। ठीक है, मिक्स्ड हे आर दी मेजर 3 टाइप्स। ठीक है, अब इनको प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पे हम पढ़ेंगे फॉडर प्रिजर्वेशन। ठीक है, दूसरा हे एंड सिलेज मेकिंग। तो अब हम आते हैं हे को हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो इसका बहुत सारा मेथड है। बेसिकली हम 3 मेथड डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द फील्ड मेथड, अगर हमें फील्ड में बनाना है। इन द फील्ड देयर आर 2 मेथड्स। ठीक है, विंड रोज, ठीक है, जो ऑक्यूपाई करता है 1/3 ऑफ द लैंड एरिया। ठीक है, अगर आपको विंडरोज तरीके से बनाना है तो आपका 1/3 जो लैंड एरिया है वो ऑक्यूपाई होगा। सेकंड मेथड इज द स्वॉथ, आपको एग्जामिनेशन में ध्यान रखना है, अगर फील्ड मेथड में आप हे बनाना चाहते हो तो विंडरोज एक तरीका है, एक स्वॉथ मेथड एक तरीका है। ठीक है, जिसमें आपका पूरा इंटायर फील्ड यूज होता है। विंडरोज में आपका सिर्फ 1/3 लैंड एरिया ही, जो आपका फील्ड का जो 1/3 एरिया है वही यूज किया जाता है। ड्राइंग इन द विंडरोज फास्टर देन स्वॉथ। ठीक है, जो ड्राइंग होता है विंडरोज में वो फास्टर होता है स्वॉथ मेथड से। ठीक है, फॉर दिस हार्वेस्ट फ्यू आवर्स आफ्टर ड्यू ड्राइंग। ठीक है, आपने कहने का मतलब है हमने हार्वेस्ट किया, ठीक है, उसको हमने नॉर्मली क्या कर दिया, कुछ घंटे के लिए ड्राई कर दिया, ये सिंपल सा इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, अलाउड टू क्योर इन द फील्ड इटसेल्फ, उसको हम फील्ड में ही छोड़ देंगे, लेकिन क्या करना है, टर्न आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स। आपको उसको बार बार, सिंपल सा क्या है, हमने इसको क्रॉप से अलग किया, उसको अब फील्ड में छोड़ देना है, 4 से 5 घंटे बाद उसको टर्न करना है। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि फील्ड में जो विंड्स हैं और जो डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है उसको क्या करें, उसके मॉइस्चर को रिड्यूस करें। तो बाय इवनिंग, अगर ये काम हमने सुबह किया है तो बाय इवनिंग जो मॉइस्चर जो है वो 75 to 40% रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिमम हमें चाहिए कि 25% ही उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज 40% मॉइस्चर बचा हुआ है तो नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, 1-2 टर्निंग्स और देंगे। कहने का मतलब है 4-5 घंटे बाद पलटना है, तो कहने का मतलब है कि हम 10 घंटे तक उसको वापस से नेक्स्ट डे भी रखने वाले हैं सनलाइट में और विंड्स में। ठीक है, तो हम 1-2 टर्निंग करेंगे। अब जो सेकंड डे अगर हम बात करते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट जो है सेकंड डे कम्स टू 25%। पहले क्या था 40%, अब वो हो जाएगा 25%। नाउ रेडी टू बी स्टोरेज, अब इसको हम वापस से स्टोर कर सकते हैं एज बेल्स। बेल्स क्या है, आप राइट साइड में भी जो देख रहे हो दैट इज अ बेल। ठीक है, ये जो है दैट इज अ बेल। और इन दी ट्राइपॉड स्ट्रैंड। ठीक है, एंड ऑफ क्योरिंग मॉइस्चर टू रिड्यूस टू 20%। ठीक है, अब स्टोरेज होगा तो अप्रॉक्स जो मॉइस्चर है ऑलरेडी उसको रखेंगे तो 20%, मतलब कहने का मतलब स्टोरेज पे जो मॉइस्चर कंटेंट होता है हे में वो हो जाता है 20%। ठीक है, नॉर्मली 70 to 75 सनशाइन आवर्स इज रिक्वायर्ड। कहने का मतलब है नॉर्मली हम जब क्रॉप से अलग करते हैं इन फॉडर्स को तो हमें 70 से 75 घंटे का सनशाइन देना होता है इन फॉडर क्रॉप को। ठीक है, आई होप ये जो पार्ट है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये मेथड किस लिए, इसका डिमेरिट है कि ये रेनी सीजन के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये सारी चीज़ें हम फील्ड में कर रहे हैं और फील्ड में रेनी सीजन में मॉइस्चर कंजर्व कर ही, मॉइस्चर जो है हम उसको रिड्यूस कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक डिमेरिट हो गया कि फील्ड मेथड में इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर दी रेनी सीजन। ठीक है, तो पहला मेथड था जो हमने डिस्कस किया दैट इज द फील्ड मेथड। अब हम आते हैं सेकंड मेथड पे दैट इज द मैकेनिकल मेथड।
ठीक है। तो मैकेनिकल मेथड में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दो मेथड फिर से है। मैकेनिकल मेथड के अंदर भी दो तरीका, फेंस मेथड, ठीक है। सेकेंड इज द फोर्स्ड एयर बैच, ठीक है। फेंस मेथड क्या है, वायर फेंसिंग विथ एंगल आयरन पोस्ट आर यूज्ड, ठीक है। सिंपल से कहने का मतलब है कि हम आयरन फेंसिंग लेते हैं, वायर्स लेते हैं, उसमें हम इनको जो हमारा फॉर्डर है उनको लगा देते हैं। मोस्ट सुटेबल फॉर बरसीम, बरसीम के लिए सुटेबल है ये मेथड, फेंस मेथड। लुसर्न या लुसर्ने आप जिसको कहते हो, ग्राउंड नट, ठीक है, और लेग्यूम फॉर्डर्स आर सुटेबल फॉर दिस फेंस मेथड। फोर्स्ड एयर बैच में अगर हम बात करेंगे तो इसको डेवलप किया गया सबसे पहले IGFRI। अभी IGFRI क्या है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसकी कैपेसिटी क्या है, अगर हमें फोर्स्ड एयर बैच से अगर करना है तो कैपेसिटी क्या होती है, 1 टन पर डे हम कर सकते हैं, मतलब इस मेथड से इतना हम हे बना सकते हैं। और इसमें कॉस्ट क्या आती है, ओनली ₹60 पर टन, ठीक है। तो ये इतना चीपेस्ट मेथड है। तो दिस वॉज द मैकेनिकल मेथड जिससे हम हे का प्रिपरेशन कर सकते हैं। थर्ड अगर हम बात करते हैं, थर्ड भी नहीं, पहले हम बात कर रहे थे केमिकल चेंजेस क्या होता है, मतलब व्हाट आर द केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग द हे मेकिंग, ठीक है। तो देखिए कन्वर्ट कर जाता है, जो सॉल्युबल शुगर है, जो प्लांट में शुगर प्रेजेंट है वो कन्वर्ट कर जाता है CO2 और H2O में, ठीक है। सिंपली क्या हो गया, हमने उनके शुगर्स को कह सकते हैं कि हमने हीट में उसको बर्न कर दिया, ठीक है। सेकंड है लॉस्ट ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी, अब वो डाइजेस्ट नहीं होंगे। ऐसे क्या होता है, डाइजेस्ट करने का मतलब है कि उनके ऊपर में माइक्रोब्स लगते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन अब वो ड्राई हो गया, मॉइस्चर नहीं है, तो उसके ऊपर में कोई भी माइक्रोब अब इन्फेक्शन वगैरह नहीं करेगा, ठीक है, उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा। थर्ड है इंक्रीज इन सेल्यूलोज एंड लिग्निन कॉन्टेंट, ठीक है। ऐसे क्या होगा, जब वाटर मॉइस्चर कम होगा तो रेस्पेक्टिवली अगर हम बात करें तो जो हमारा ड्राई मैटर है उसमें सेलुलोज और लिग्निन का कंटेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिड्यूस इन द न्यूट्रिटिव एंड कीपिंग क्वालिटी, ठीक है। रिड्यूस इन न्यूट्रिटिव वैल्यू तो ऑल हमारा ऑब्वियस है कि घटेगा, ठीक है, एंड कीपिंग क्वालिटी भी क्या होगी, थोड़ी सी घटेगी, ठीक है। लॉस इन द फॉर्डर वैल्यू, ठीक है, क्या क्या लॉस होता है अगर हमने क्या किया है, फॉर्डर की, कहने का मतलब है कि अगर हम बात करते हैं फॉर्डर वैल्यू किस किस तरीके से घटने वाली है। सबसे पहला न्यूट्रिएंट लॉस्ट इन लेट कटिंग, अगर आपने कटिंग टाइम से नहीं किया फील्ड से तो वहाँ पे आपका न्यूट्रिएंट का क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। ये हमने ऊपर क्या बात की, केमिकल चेंजेस। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने टाइमली अगर कटिंग नहीं करा तो फॉर्डर की वैल्यू किस तरीके से घटेगी, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें हो जाएगा न्यूट्रिएंट लॉस, ठीक है। दूसरा सेटरिंग ऑफ लीव्स, सेटिंग ऑफ लीव्स मतलब, लीव्स कहने का मतलब क्या है, वो सूख के झड़ने लगेंगे, खुद ही लीव्स गिर जाएंगे, ठीक है। एंड फाइनर पार्ट्स, तो लीव्स के साथ साथ फाइनर पार्ट जो पतले पतले जो टहनियाँ होती हैं वो भी क्या हो जाएंगे, सैटर यानी कह सकते हैं ना मुरझा के टूटने लग जाएंगे। और ये बेसिकली किन में देखते हैं, इन केस ऑफ लेग्यूम्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन लॉस लीड्स टू ड्राई मास लॉस बाई 66%। अगर फर्मेंटेशन हो गया, ठीक है, तो फर्मेंटेशन कब होता है, एनारोबिक कंडीशन में, ठीक है। तो अगर उस कंडीशन में फर्मेंटेशन हो गया तो आपका ड्राई मास जो है वो 6% से कम भी हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन बाय सन ब्लीचिंग लीड्स टू लॉस ऑफ द क्लोरोफिल एंड कैरोटीन, अगर आपने ज़्यादा ऑक्सीडेशन कर दिया तो ब्लीचिंग में बेसिकली क्या होता है, कलर उड़ जाता है, तो कहने का मतलब है क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और कैरोटीन भी कलर सब्सटेंस है, ये भी उड़ जाएगा। तो ऐसे भी देखिए फॉर्डर क्वालिटी तो ऑब्वियस है, फॉर्डर की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन आप देखो क्या होता है ना, जो कैटल्स होते हैं वो हमारे उनको कहते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं, तो उनको उतना कलर से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मार्केट में इनको सप्लाई करेंगे तो वो जो फॉर्डर की वैल्यू आपको वैसी नहीं मिलेगी जैसे आपका विदाउट ऑक्सीडेशन मिलना चाहिए, ठीक है। आई होप ये वाला जो पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैरोटीन डिक्रीजेस फ्रॉम, अगर हम बात करते हैं कैरोटीन कितना डिक्रीज करेगा, वो 150 to 200 ppm पहले था, वो कितना हो जाएगा, 5 to 10 ppm हो जाएगा। कैरोटीन इज टू गिव एरोमा, ठीक है। कैरोटीन जो है वो थोड़ा सा स्मेल भी प्रोवाइड करता है, अच्छा स्मेल प्रोवाइड करता है। एनिमल्स जो है इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, एनिमल्स आर कलर ब्लाइंड, ठीक है, ओके। लीचिंग लीड्स टू लॉस ऑफ, अगर लीचिंग होती है तो क्या किस तरीके से लॉस होगा, प्रोटीन में, ठीक है। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट NFE, इसका भी लॉस होगा, ठीक है। मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीज़ों की क्या होने लग जाएगी, लॉस होने लग जाएगी, ठीक है। कंसिक्वेंटली क्रूड फाइबर इंक्रीजेज, जो क्रूड फाइबर है वो इंक्रीज करेगा, डाइजेस्टिबिलिटी जो है, डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। इन बरसीम क्रूड प्रोटीन लॉस इज फ्रॉम 22 to
कह सकते हैं 16 से 18%। तो एक रेंज अगर हम बात करें तो 16 से 22% जो है क्रूड प्रोटीन का लॉस हो जाता है। तो बेसिकली आप अगर पूछोगे क्रूड प्रोटीन और बेसिक प्रोटीन अगर बात करते हैं सर क्या डिफरेंस होता, तो बेसिकली जो एक अगर नॉर्मल प्रोटीन बोलते हैं तो प्लांट का नॉर्मल प्रोटीन, अगर मैंने बोला कि 40% प्रोटीन है तो डेट मीन्स उसमें 40% प्रोटीन है। लेकिन अगर मैंने बोला क्रूड प्रोटीन, तो क्रूड प्रोटीन मीन्स नाइट्रोजन, हम ओवरऑल नाइट्रोजन को काउंट करते हैं। तो लेट सपोज अगर हो सकता है कार्बोहाइड्रेट में, नहीं ऐसे नहीं होता कार्बोहाइड्रेट में, लेट सपोज कहने का मतलब है कि अदर बायोमोलिक्यूल्स में भी नाइट्रोजन अगर होंगे अदर देन प्रोटीन्स, उनको भी हम क्रूड प्रोटीन में काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात किया हे के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिलेज। ठीक है, तो सिलेज मेकिंग पे आएंगे। अब सिलेज क्या होता है, जो आप राइट साइड में इमेज देख रहे हो दैट इज अ सिलेज। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं इनसिलेज, मतलब सिलेज मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड इनसिलेज। तो सिलेज क्या होता है, सिलेज में भी डिफाइंड एज द ग्रीन सक्युलेंट रफेज। ये क्या होता है, रफेज होता है प्रिजर्व्ड अंडर कंट्रोल्ड एनारोबिक फर्मेंटेशन। ध्यान से देखिएगा, एक तो पहले ये ग्रीन होता है, सक्युलेंट रफेज होता है। ठीक है, प्रिजर्व्ड अंडर कंट्रोल्ड एनारोबिक फर्मेंटेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने एनारोबिक पहले ही बोल दिया, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होना ही है बाय कॉम्पैक्टिंग, मतलब कॉम्पैक्ट कर देना, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देना ग्रीन चॉप्स इन एयर एंड वाटर टाइट रिसेप्टेकल्स। ठीक है, कहने का मतलब है सिंपल सा बात है, इनको एनारोबिक कंडीशन में रखना है तो इनको बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर देते हैं ताकि जो एयर है वो वहाँ से निकल जाए। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें, सिलेज लीड्स टू द फर्मेंटेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट टू द ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, विच इंक्रीजेज एसिडिटी ऑफ द मटेरियल। कहने का मतलब सिलेज में क्या होता है, सिलेज में फर्मेंटेशन हो रहा है, एनारोबिक फर्मेंटेशन हो रहा है। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ऑर्गेनिक एसिड आने की वजह से जो मटेरियल का जो पीएच है वो डाउन कर जाएगा, यानी एसिडिटी आ जाएगी उसमें। सच एनारोबिक एसिड, जैसे क्या, कौन सी एसिड, जैसे लैक्टिक एसिड अरेस्ट दी। अब क्या करेगा वो लैक्टिक एसिड, इसमें क्या हुआ, मतलब पीएच डाउन होने से लैक्टिक एसिड बना, या कह सकते हैं लैक्टिक एसिड से पीएच डाउन हुआ। अब उस पीएच डाउन पे क्या होगा, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ फंगस रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब बैक्टीरिया फंगस ग्रो नहीं करेंगे। इनएक्टिवेट्स द प्यूट्रीफाइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कहने का मतलब है प्यूट्रीफाइंग ऑर्गेनिज्म, कहने का मतलब है जो डिग्रेड करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को इनएक्टिवेट कर देगा ये पीएच। ठीक है, कंसिक्वेंटली रिड्यूसेस द न्यूट्रिएंट लॉस, जो न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है उसको भी रिड्यूस करेगा। चेंज द न्यूट्रिटिव वैल्यू, ये सारी चीज़ें हैं इनके बेनिफिट। कहने का मतलब है ये पीएच चेंज होने की वजह से होता है। ठीक है, तो बेस्ट मेथड देन है। ठीक है, ये जो मेथड है कि एनारोबिक कंडीशन में इनको फर्मेंट करके प्रिजर्व करना, दैट इज अ बेस्ट मेथड देन है। क्रॉप सुटेबल फॉर, अगर सिलेज बात करें तो क्रॉप सुटेबल आर बेस्ड ऑन, मतलब हम कोई भी क्रॉप ले सकते हैं जिनका ड्राई मैटर 30 to 45% होता है, सॉल्युबल शुगर 8 to 10% होता है, उनको भी हम ले सकते हैं। ठीक है, रेशियो बिटवीन वाटर सॉल्युबल CHOs एंड बफर कैपेसिटी। ठीक है, तो मतलब प्रॉपर एक रेशियो होना चाहिए। रेशियो ऑफ शुगर टू द क्रूड प्रोटीन, वो भी एक प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, ऑल दीज डिसाइड प्रोडक्शन ऑफ द लैक्टिक एसिड। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्यों मैटर कर रही हैं, क्योंकि यही सारे जो फैक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन ईजिली होगा, कितना होगा, नहीं होगा, ये सारी चीज़ों को डिसाइड करता है ये ऊपर वाला 4 फैक्टर। ठीक है, क्रॉप सुटेबल आर कट एट 50% फ्लावरिंग एंड एट मिल्किंग। ठीक है, जो क्रॉप सुटेबल होगा उनको 50% फ्लावरिंग पे कट करना है और एट मिल्किंग स्टेज हमें कट कर देना है। क्रॉप्स लाइक सॉर्गम एंड मेज, इनमें हम अगर हमें फॉडर बनाना तो इस टाइम पे हमें कट करना पड़ता है। ठीक है, क्रॉप सुटेबल फॉर सिलेज आर, ये तुमने ऊपर में पढ़ ही लिया, आपको हमने ऊपर ही बता दिया है। आई गेस ये डबल कॉपीड है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करोगे, ये वाला पार्ट जो है हमने अभी जस्ट कवर किया। ठीक है, पॉइंट्स फॉर कंसिडरेशन वाइल इनसाइलिंग। इनसाइलिंग कहने का मतलब है जब हम सिलेज मेकिंग कर रहे हैं उस टाइम पे हमें क्या पॉइंट्स को याद रखना है। ड्राई मैटर कंटेंट फॉर द मटेरियल शुड बी 30 to 45%, ये जस्ट हमने डिस्कस किया ऊपर में। मोर सकुलेंट मटेरियल्स मे बी टेकन आफ्टर फील्ड ड्राइंग ओनली। ठीक है, अगर आपको सकुलेंट मटेरियल लेना है, ठीक है, तो आप उसको फील्ड में ड्राई करो। कहने का मतलब है कि प्रॉपरली ऐसे सकुलेंट प्लांट में पता नहीं लगेगा कि आपका ड्राई मैटर कितना है, तो उसको फील्ड में ड्राई कर लो ज़्यादा, ताकि आपको पता लग जाए कि ड्राई मैटर कंटेंट कितना हो गया है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। पॉलीथीन लेयरिंग ऑन साइट्स इंप्रूव द क्वालिटी, अगर हमने जहाँ पे
बनाया है, एनारोबिक कंडीशन किया है, तो वहाँ पे अगर पॉलीथीन से लेयर कर देते हैं, मतलब ऑल साइड्स को हम लेयर कर देते हैं पॉलीथीन से, तो वो क्वालिटी को इन्हांस करता है। फिलिंग शुड बी डन ऑन ए क्लियर डे एज क्विकली एज पॉसिबल। जो हम पिट, जिस पिट में हम इसको रखने वाले हैं या फिर हम बनाने वाले हैं, कॉम्पैक्ट तरीके से फॉर्मेट होने के लिए रखने वाले हैं, उसको हम ऑन ए क्लियर डे करना है, ठीक है, मतलब धूप प्रॉपरली निकली हो उस टाइम पे हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जब आप सिलेज मेकिंग कर रहे हैं उस टाइम पे आप कंसिडर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, फिलिंग शुड बी इन लेयर ऑफ 20 to 30 सेंटीमीटर एट ए टाइम। कहने का मतलब है फिलिंग जो है वो आपको प्रॉपर लेयर यानी 20 से 30 सेंटीमीटर के दायरे में ही करना है, मतलब उतना आपका एक लेयर का आपका हाइट होना चाहिए, एंड यूनिफॉर्मली। ऐसा नहीं कि आपने 20 सेंटीमीटर रखा फिर आपने 30 सेंटीमीटर रखा, 20 ऐसे नहीं। अगर आपने 25 रखा है तो चलेगा, थोड़ा मोड़ा आपका जो एरर है वो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। कॉम्पैक्शन मस्ट बी परफेक्ट। जो आपने कॉम्पैक्ट किया है, ऐसा नहीं है कि आपने एक कॉम्पैक्शन जो है 30 kg को लेके किया है, 30 kg मिला के आपने एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाया और दूसरे वाले में आपको 40 kg आया तो उसको और कॉम्पैक्ट कर दिया कि ताकि वो 30 kg जैसा वो दिखने लग जाए बेल। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ट्रैम्पिंग इज यूजफुल टू रिमूव एयर पॉकेट्स। ट्रैम्पिंग कहने का मतलब क्या है? ट्रैम्पिंग मतलब आप समझिए कि आप बस उसके ऊपर पैर से चल देना और कुचल देना उसको। ये कहा जाता है कि मतलब एयर पॉकेट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। टॉप मस्ट बी कॉन्वेक्स। तो आपने अगर मान लीजिए पिट भर दिया है तो आपका जो टॉप बनना चाहिए वो एज ए कैसा बनना चाहिए? ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, कॉन्वेक्स बनना चाहिए, यानी डोम शेप्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सिलेज पिट, सिलेज का जो पिट है, जिस गड्ढे में आप सिलेज बना रहे हो, उसका साइज क्या होना चाहिए? 20-20-20, ठीक है, फीट फॉर 50 से 55 टन के लिए, ठीक है। 5-5 × 6 मतलब लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, फीट इतने फीट का होना चाहिए फॉर 22.5 टन के लिए। और 10 लेंथ मतलब क्या है? ये फीट है, 10 फीट इंटू 5 फीट इंटू 6 फीट जो है फॉर 45 टन ऑफ दी सिलेज के लिए। ये आपका पिट का साइज होना चाहिए सिलेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ सिलेज। पहला, नो माउल्ड ग्रोथ, वहाँ कोई फंगस नहीं होना चाहिए। गोल्डन ग्रीनिश येलो कलर का होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो आपका सिलेज है वो गोल्डन ग्रीनिश येलो कलर का होना चाहिए। प्लेजेंट फ्रूटी ऑर्डर होना चाहिए ताकि उसको थोड़ा सा जब हम लाइफ स्टॉक को दें तो थोड़ा सा वो उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है, मतलब एक्सेप्टेबल एरोमा होना चाहिए। फ्री फ्लावरिंग एंड नॉन स्टिकी टेक्सचर, ठीक है, उसमें मतलब ऐसा नहीं कि आपस में वो क्या कर जाए, वो बहुत कॉम्पैक्ट है, चिपके रह जाए, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। 3 to 4% इंक्रीज पैलेटेबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कहने का मतलब है आपका, देखिए, एक तो नॉन स्टिकी नेचर होना चाहिए, 3 to 4% इंक्रीज पैलेटेबिलिटी होना चाहिए, इंक्रीज न्यूट्रिटिव वैल्यू, ठीक है, जो मेन क्रॉप में था उससे न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि हमने उसका क्या किया? फर्मेंटेशन किया है। पीएच अराउंड 4 to 4.5, ठीक है। लैक्टिक एसिड प्रोपोर्शनली अगर हम बात करें मोर देन अदर एसिड, मतलब जो भी एसिड्स प्रेजेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन होना चाहिए? लैक्टिक एसिड, ठीक है। डिक्रीज इन नाइट्रेट एन एंड इंक्रीज इन द अमोनिकल एन। कहने का मतलब जो नाइट्रोजन का जो सोर्स है उसमें नाइट्रेट एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, और अमोनिकल फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ओके, अमोनिकल नाइट्रोजन शुड नॉट एक्सीड मोर दैन 15% ऑफ द टोटल एन। जो टोटल एन दे रहे हो आप उसमें अमोनिकल नाइट्रोजन जो है वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ था गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिलेज। एक और होता है हेलेज होता है। हेलेज क्या है? हम कह सकते हैं सिलेज और हे के बीच का, ठीक है। तो ये क्या होता है? इट इज़ लो मॉइस्चर सिलेज। सिलेज में जितना मॉइस्चर है उससे भी कम होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 40 to 45% ऑफ द मॉइस्चर होना चाहिए। इसको कैसे बनाते हैं? मेड फ्रॉम ग्रास लेग्यूम दैट इज विल्टेड टू रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो सिंपल सा है, सिलेज और हे के बीच का जो होता है दैट इज हेलेज, ठीक है। तो इसमें क्या है? सिलेज से मॉइस्चर कंटेंट कम और जो हे है उससे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। हमने देखा स्टोर किया था उसको 20% मॉइस्चर पे, तो इसमें देख लो 40 to 45% है, ठीक है। हे में 20% था, यहाँ पे 40 to 45% है। उसी तरीके से उधर क्या होता, अभी हमने ऊपर में पढ़ा मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें देखो 40 to 45% होता है। बट फॉर मॉइस्चर इट ऑलमोस्ट सिलेज। अगर मॉइस्चर लेवल बात करेंगे तो ऑलमोस्ट क्या है? सिलेज जैसा ही है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन ये सिलेज से अलग है, ठीक है। ओके, अगर हम बात करते हैं फोर्टिफिकेशन, आपने जो फॉडर लिया है उसको
मतलब ये एक अलग सेगमेंट हो गया। मतलब अगर आपने जो फॉडर बनाया है देने के लिए, उसको हम फोर्टिफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फोर्टिफिकेशन मतलब क्या हुआ, फोर्टिफिकेशन और इनरिचिंग इज द डायरेक्ट एडिशन ऑफ फीड सप्लीमेंट टू द पुअर क्वालिटी रफेज। अगर आपका रफेज का क्वालिटी पुअर है तो उसमें हम फीड सप्लीमेंट हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं टू इम्प्रूव द फॉडर वैल्यू। ठीक है, अब क्या क्या मिक्स कर सकते हैं, मिक्सिंग ऑफ द ग्रीन लेग्यूम विद फॉडर। ठीक है, ग्रीन लेग्यूम को मिक्स कर सकते हैं। मिक्सिंग ऑफ द लिक्विड अमोनिया, लाइक हम 2.5 to 3% यूज कर सकते हैं। मिक्सिंग ऑफ यूरिया मोलासिस, ठीक है, लाइक 2 से 3% ऑफ द कंसेंट्रेट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, 1% ऑफ द ड्राई मैटर। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, यूरिया मोलासिस का हमने कंडीशन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग सिमिलर टू दिस सिलेज, मतलब कहने का मतलब आफ्टर मिक्सिंग वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जैसे हमने कोई मान लीजिए आपका फॉडर वैल्यू अच्छा नहीं था, तो जब ये सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे तो वो जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो सिलेज के बराबर हो जाएगी। ठीक है, फोर्टिफाइंग मटेरियल एंड यूजेस, जैसे मोलासिस ऑफ राइस यूज कर सकते हैं, राइस या फिर व्हीट का मोलासिस। मिनरल मिक्सचर एंड सॉल्ट्स ऑफ लो ग्रेड ग्रास है। यूरिया ऑफ सॉर्गम, यूरिया फॉर सॉर्गम एंड मेज ग्रीन फॉडर। ठीक है, टेपियोका पाउडर यूज कर सकते हैं, मेज पाउडर यूज कर सकते हैं फॉर लेग्यूम फॉडर। ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंगी फॉर ड्राइड ग्राउंडनट हॉल्म्स। ठीक है, तो ये कुछ फोर्टिफाइंग मटेरियल्स हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फोर्टिफिकेशन। पहला, इंप्रूव पैलेटेबिलिटी, रिड्यूसेस वेस्टेज, इम्प्रूव रूमेन इन्वायरमेंट। रूमेन क्या होता है, इनके जो हमारे लाइफ स्टॉक है वे कैटल हैं, उनका एक इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ठीक है, जहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, तो इम्प्रूव दी रूमेन इन्वायरमेंट, मतलब जो उनका रूमेन है एक पार्ट है उनके डाइजेस्टिव ट्रैक का, उनके इन्वायरमेंट को अच्छा करता है फॉर द बैक्टीरियाज वगैरह। ठीक है, इंक्रीज क्रूड प्रोटीन, मतलब नाइट्रोजन कॉन्टेंट बढ़ाता है फोर्टिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लीवेज ऑफ द सेल वॉल फॉर इंक्रीज डाइजेस्टिबिलिटी। ठीक है, सेल वॉल को तोड़ना ताकि हम क्या कर सके, फोर्टिफिकेशन में क्या किया कि हमने सेल वॉल को भी तोड़ा ताकि हमने जितनी सारी चीज़ें यूज़ की हैं या फिर हम कह सकते हैं फर्मेंटेशन किया है, तो उससे हमने क्या किया, उनके सेल वॉल को भी तोड़ा है, तो ताकि उनका जो डाइजेस्टिबिलिटी रेट है केटल्स का उसको बढ़ाया जा सके। न्यूट्रलाइज और रिड्यूस द कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, जैसे जो भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट है उनको फर्मेंट करके हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, फिर रिड्यूस कर दिया उनके कंसेंट्रेशन को। इंक्रीज डाइजेस्टिबिलिटी, मिल्क प्रोटीन एंड फैट जो होता है वो भी इंक्रीज करता है। तो इतनी सारे जो चीज़ें हैं वो हेल्प करता है केटल को इंक्रीज करने में, अपने ईल्ड को या फिर केटल को अच्छा इन्वायरमेंट देने में हेल्प करता है फोर्टिफिकेशन। सो गाइज, आई होप आज का लेक्चर आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। सो इसका आज का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा था, मोर थ्योरेटिकल था। सो मैंने ट्राई किया है कि आपको सारा जो पॉइंट था वो मैं आपको तरीके से बता दूं ताकि आपको एग्जामिनेशन में बहुत इससे हेल्प मिलेगा। और गाइज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं आपको आंसर करने में खुश होऊंगा वहाँ पे भी। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन ऑन यूट्यूब। यू कैन ऑल्सो चेक आउट अस ऑन www.goforagriculture.co.in। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।